नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2025 में एक जनसेवा केंद्र का बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बोलूँ तो साइबर कैफ़े का बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको जनसेवा केंद्र से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जनसेवा केंद्र का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जनसेवा केंद्र का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनों पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जनसेवा केंद्र में काम करने के लिए वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पोर्टल होते हैं, और ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चन होते हैं जो आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको जो भी चीज़ बताऊँगा उन सभी का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके PDF भी इसका डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अभी तक हमारे चैनल पर नहीं आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, 2025 में जनसेवा केंद्र का बिजनेस खोलने के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 5 ऐसे टॉपिक को कवर किया है जो आमतौर पे सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो 5 क्वेश्चन क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम इन सभी का डिटेल एक एक करके आगे जानेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहला नंबर पे मेरा जो टॉपिक है वो है जनसेवा केंद्र या साइबर कैफ़े खोलने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो मेरा टॉपिक है वो है जनसेवा केंद्र या साइबर कैफ़े खोलने से पहले 6 बातों की पता होनी चाहिए। वो 6 बातें कौन कौन सी है जानेंगे। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे जनसेवा केंद्र या साइबर कैफ़े खोलने के लिए हमें कितनों पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हम बात करेंगे जनसेवा केंद्र या साइबर कैफ़े खोलने के लिए 22 ऐसे महत्वपूर्ण पोर्टल्स और उसका वेबसाइट लिंक क्या है। सो दोस्तों, आप जनसेवा केंद्र खोल लेते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिसका वेबसाइट लिंक भी मैं आपको बताऊंगा, और उस पोर्टल पे आप कौन सा काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सारे पोर्टल्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, और ये पोर्टल आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे ग्राहक से किस काम का कितना पैसा लेना है। अगर दोस्तों आप साइबर कैफ़े का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो कस्टमर से किस काम का कितना पैसा चार्ज करना है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उन सभी का हम एक एक करके आगे डिटेल जान लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला नंबर पर मेरा जो टॉपिक था, जनसेवा केंद्र या साइबर कैफ़े खोलने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास इंटरनेट का नॉलेज है, इंटरनेट के बारे में जानते हैं, ऑनलाइन के बारे में थोड़ा भी आपके पास नॉलेज है, या फिर दोस्तों अगर आप DCA या ADCA कोर्स कर चुके हैं जो कंप्यूटर का एक छोटा सा कोर्स होता है, तो भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ यह था छोटा सा एलिजिबिलिटी, जो अगर आप कर चुके हैं तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की कि जनसेवा केंद्र या साइबर कैफ़े खोलने से पहले किन 6 बातों की पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम वो देख लेते हैं कि वो 6 बातें क्या है। सो दोस्तों, सबसे पहला नंबर पे है शॉप एरिया या लोकेशन। हम इस बिज़नेस को कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, इन सभी का भी डिटेल हम आगे जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देन उसके बाद हम बात करेंगे मशीन के बारे में कि हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी मशीन को परचेज करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद हम बात करेंगे पोर्टल्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे टाइम एंड पेशेंस के बारे में। देन उसके बाद हम बात करेंगे कस्टमर रिस्पेक्ट के बारे में। तो चलिए इन सभी के बारे में हम एक एक करके सारे डिटेल को देख लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शॉप एरिया या लोकेशन का। सो दोस्तों, इस बिज़नेस को आप कहीं एक अच्छा सा मार्केट में ओपन कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो इस बिज़नेस को कहीं स्कूल या कॉलेज के आसपास भी खोल सकते हो, या फिर दोस्तों आप चाहो तो इस बिज़नेस को घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका घर किसी रूरल एरिया में है और आपका घर एक अच्छा सा गाँव में है तो आप इस बिज़नेस को घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सो दोस्तों, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए वो हम देख लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी काउंटर एंड रूम की। जैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपको एक काउंटर और रूम की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको एक ज़रूरत पड़ेगी रैक की, जिससे आप दुकान का छोटा छोटा सामान को आप रख सकते हो। उसके बाद आपको एक चेयर लेना पड़ेगा जिससे आप बैठ सकते हो। देन उसके बाद आपको एक लेना होगा कस्टमर बेंच, जिससे आपके शॉप पे कस्टमर कोई आता है तो उसको खड़ा ना होना पड़े, वो आराम से आकर बैठ सकते हैं। देन उसके बाद आपको लेना होगा एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जिससे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मशीन्स के बारे में कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी मशीन
की ज़रूरत पड़ेगी। सो दोस्तों सबसे पहला नंबर पे आता है मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर। आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक लेना होगा ऑल इन वन का प्रिंटर, जिससे आप फोटो कॉपी, प्रिंट आउट और पासवर्ड साइज का फोटो बना सकते हो। आप ये सारे काम एक ही प्रिंटर से कर सकते हो, जो मार्केट में आपको ऑल इन वन का प्रिंटर के नाम से मिल जाएगा। तो आपको एक ऑल इन वन का प्रिंटर खरीदना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको लेना होगा एक लेमिनेशन मशीन, जिससे आप जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं और आईडी कार्ड होते हैं उसे आप लेमिनेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको लेना होगा एक इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई, जिससे दोस्तों आपके शॉप में किसी भी तरह का नेटवर्क प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा एक फिंगरप्रिंट डिवाइस, जिससे कस्टमर को जाता है पैसा निकालने के लिए या KYC कराने के लिए, तो उसके लिए आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोर्टल्स के बारे में, कि हमको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी पोर्टल की ID लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए इन सभी पोर्टल को हम एक एक करके देख लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहला नंबर पर मेरा पोर्टल आता है जन सेवा केंद्र। ये सारे पोर्टल दोस्तों भारत सरकार के द्वारा ऑथराइज होता है। इन सभी का ID आपको कैसे लेना है मैं आपको आगे आने वाला वीडियो में बताते रहूँगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना है, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो लाऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर पे कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे दोस्तों हम शॉर्ट में CSC सेंटर भी कहते हैं। इसका दोस्तों ID हम कैसे ले सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे नंबर पे सहज वसुधा केंद्र का। सो दोस्तों आप सहज वसुधा केंद्र का भी ID लेकर के ऑनलाइन का सारे काम एक साथ ही कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं RTPS का। तो सभी राज्य का अपना अपना एक RTPS होता है, जिससे आप आवासीय, जातीय आय और RTPS से जुड़े ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो दोस्तों आप RTPS का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। इसका ID लेने के लिए ₹1 का भी चार्ज नहीं लगता है। उसका दोस्तों आपको लेना होगा एक AEPS विथ मनी ट्रांसफ़र। सो दोस्तों अगर आप कस्टमर का अंगूठा लगा कर पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक AEPS का ID लेना पड़ेगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप है, जैसे फिनो, स्पाइस मनी के मैंने ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा हुआ है अपने चैनल पे। उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पैन कार्ड का। तो आप पैन कार्ड का ID भी लेकर के दोस्तों न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, पैन कार्ड में कोई करेक्शन कर सकते हो, पैन कार्ड का रीप्रिंट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लेटेस्ट अपडेटेड पब्लिक सर्विस नॉलेज। पब्लिक में कितने सारे काम आए हैं, सर्विस कौन कौन सी आई है, इन सभी का नॉलेज दोस्तों आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम एंड पेशेंस के बारे में। सो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको शॉप पे आपके पास स्मार्ट आइडिया लेकर के आना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑलवेज अपडेटेड रहना है। कोई भी काम आता है तो उसका जानकारी सबसे पहले आपको रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है। बिजनेस में तेज़ी या मंदी आती रहती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कस्टमर रिस्पेक्ट के बारे में। सो दोस्तों जब भी आपके शॉप पे कोई कस्टमर आता है तो उसको आपको बिल्कुल सही सलाह देना है, ताकि आपके शॉप पे कस्टमर कंटिन्यू विजिट करे। सो दोस्तों कुछ यह था जनसेवा केंद्र का बिजनेस शुरू करने से पहले वो 6 बातें जो मैंने आप लोग को बताया। उसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ जन सेवा केंद्र या इंटरनेट कैफ़े बिजनेस। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे जन सेवा केंद्र का बिजनेस खोलने के लिए हमें कितनों पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों आपको सबसे पहले एक रूम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका प्राइस मैंने लगभग 30,000 रुपया रखा है। 30,000 में एक आप अच्छा सा रूम तैयार कर सकते हो, या फिर आप इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट करते हो तो आपको रूम का पैसा भी बच जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चेयर का, काउंटर का, रैक का, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का। ये सभी काम मिला करके मैंने दोस्तों कुल मिला कर 20,000 रुपया रखा है। तो लगभग में दोस्तों आप 50,000 में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मशीन्स के बारे में, कि हमें कौन कौन सी मशीन कितने रुपयों की आएगी। सो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है मेरा इंटरनेट डोंगल का। सो दोस्तों जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको एक इंटरनेट डोंगल लेना पड़ेगा, जिससे आपको इंटरनेट की समस्या न हो। तो इसका प्राइस दोस्तों लगभग 2,000 रुपये पड़ता है। 2,000 में आप एक अच्छा सा इंटरनेट डोंगल ले सकते। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा एक लैपटॉप, जिसका प्राइस मैंने यहाँ पे 30,000 रुपये रखा है।
30,000 में आप एक अच्छा सा लैपटॉप परचेज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा एक ऑल इन वन का प्रिंटर, जिससे आप फ़ोटो कॉपी कर सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बना सकते हो। ये सारे काम आप एक ही प्रिंटर से कर सकते हो, जिसका प्राइस दोस्तों मैंने यहाँ पे रखा है 14,000 रुपया। 14,000 रुपया में आप एक अच्छा सा ऑल इन वन का प्रिंटर परचेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथा नंबर मशीन का, लेमिनेशन मशीन। लेमिनेशन मशीन दोस्तों आपको 2,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, जिससे आप आईडी कार्ड और A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट को लेमिनेट कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा एक बायोमेट्रिक डिवाइस, अंगूठा लगा करके पैसा निकालेंगे और KYC का भी काम कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों मैंने यहाँ पे रखा है 2500 रुपया। 2500 में आप एक अच्छा सा बायोमेट्रिक डिवाइस ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा एक एक्सटर्नल माउस, जिसका प्राइस मैंने यहाँ पे 200 रुपया रखा है। देन उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा एक एक्सटर्नल कीबोर्ड, जिसका प्राइस मैंने यहाँ 200 रुपया रखा है। देन उसके बाद आपको लेना होगा एक USB हब, जिससे जितने भी तरह के कनेक्टर होते हैं उन सभी कनेक्टर को आप एक ही USB में कनेक्ट कर सकते हो। इसका प्राइस भी लगभग 200 रुपया पड़ता है, तो 200 रुपया में एक अच्छा सा USB हब खरीद सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में कि आपको कौन कौन सी रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। सो दोस्तों सबसे पहला नंबर पर आता है A4 साइज पेपर। सो दोस्तों A4 साइज का पेपर दोस्तों आपको मार्केट में 250 रुपया के आसपास में मिल जाएगा, जिससे आप जीरोक्स और प्रिंट आउट करेंगे। देन उसके बाद आपको लेना होगा A4 लेमिनेशन पाउच, जिससे आप A4 साइज का जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसे लेमिनेशन करेंगे। देन उसके बाद आपको लेना होगा एक लेमिनेशन बंडल रोल। सो दोस्तों एक सिंपल लेमिनेशन रोल होता है जो आपको मार्केट में लगभग 150 रुपये में मिल जाएगा, तो आपको एक सिंपल सा रोल लेना होगा। देन उसके बाद आपको लेना होगा एक ID कार्ड लेमिनेशन, या जिसे मार्केट में आधार कार्ड लेमिनेशन पाउच भी कहता है, तो भी मार्केट में आपको लगभग 120 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह का रॉ मटेरियल को खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों पोर्टल्स के बारे में कि आपको कौन कौन सी पोर्टल्स की ID लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सो दोस्तों सबसे पहला नंबर पे आता है CSC का पोर्टल, जो कि बेस्ट होता है, आपको लगभग 1500 रुपये में मिल जाएगा। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाकर इसका ID आप कैसे ले सकते हो, वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा एक APS का ID, जो मार्केट में स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट्स बैंक, रिली पे, ऐसे बहुत सारे APS ID मिल जाते हैं। वो ID दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। स्पाइस मनी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं एंड उसका ID कैसे ले सकते हैं। वो वीडियो का लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। देन उसके बाद आप पैन कार्ड का ID ले सकते हैं फिंगरप्रिंट वाला, जिससे आप कस्टमर का फिंगरप्रिंट से पैन कार्ड बना सकते हैं। इसका ID, ये पैन कार्ड मात्र आधा घंटा में स्टैंप बन के आ जाता है आपके ईमेल पे, तो इसका ID भी आपको मात्र 300 रुपया में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों विज्ञापन के बारे में। तो ऑनरशिप एंड बैनर का प्राइस मैंने यहाँ पे लगभग 1000 रुपया रखा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जनसेवा केंद्र का बिजनेस खोलने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट का बात किए हैं, उन सभी को दोस्तों एक साथ हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो मेरा टोटल अमाउंट 1,04,920 रुपया आता है। और दोस्तों राउंड ऑफ में मैंने 15,000 रुपया और ऐड कर दिया है, जिससे मार्केट में किसी प्रोडक्ट का दाम कम या बेसी होने के कारण मैंने 15,000 ऐड कर दिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 1,20,000 में आप जनसेवा केंद्र का बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ यह था जनसेवा केंद्र का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए टोटल कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनसेवा केंद्र या साइबर कैफ़े के लिए फ्री ऑल इम्पोर्टेंस पोर्टल एंड उसका वेबसाइट लिंक क्या है। सो दोस्तों जनसेवा केंद्र या साइबर कैफ़े के लिए फ्री ऑल इम्पोर्टेंस पोर्टल एंड उसका वेबसाइट लिंक क्या है, अब हम वो जानेंगे। सो दोस्तों एक साइड में आपको पोर्टल्स नेम देखने को मिल जाएगा एंड दूसरे साइड में आपको वेबसाइट लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी के बारे में, और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जितने भी पोर्टल्स एंड उसका वेबसाइट लिंक बताऊँगा, ये सभी आपको शुरुआती समय में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ये पोर्टल और आप उसका वेबसाइट लिंक नोट करके ज़रूर रख ले। सो दोस्तों सबसे पहला नंबर पे जो पोर्टल आता है वो है जाति आय निवास से संबंधित या RTPS से संबंधित। सो दोस्तों जितने भी तरह के RTPS से संबंधित काम होते हैं उसके लिए दोस्तों वेबसाइट लिंक आता है www.serviceonline.gov.in। इसी वेबसाइट से दोस्तों आप RTPS का सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर पे आता है वोटर कार्ड से संबंधित। सो दोस्तों वोटर कार्ड से संबंधित जितने भी काम होते हैं, जैसे न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करना हो, वोटर कार्ड में सुधार करना हो, तो उसके लिए दोस्तों पोर्टल आता है www.nvsp.in। इसी वेबसाइट से दोस्तों आप
वोटर कार्ड का सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे नंबर पे ज़मीन से संबंधित कार्य। सो दोस्तों ज़मीन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे रसीद काटना हो, परिमार्जन करना हो, दाखिल खारिज करना हो, तो ये सारे काम के लिए दोस्तों एक वेबसाइट होता है www.biharbhumi.com। इसी वेबसाइट से दोस्तों आप ज़मीन से संबंधित सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आधार कार्ड से संबंधित काम। सो दोस्तों आधार कार्ड से संबंधित जितने भी काम होते हैं उसके लिए दोस्तों वेबसाइट लिंक होता है www.uidiai.gov.in। सो दोस्तों इसी वेबसाइट से आप आधार कार्ड से संबंधित सारे काम को आप कर सकते हो। देन उसके बाद आता है राशन कार्ड से संबंधित कार्य। सो दोस्तों राशन कार्ड से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए दोस्तों वेबसाइट होता है www.epds.gov.in। इसी वेबसाइट से दोस्तों आप राशन कार्ड का सभी काम आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेन टिकट से संबंधित कार्य। सो दोस्तों ट्रेन के टिकट काटने के लिए वेबसाइट आता है www.irct.co.in। इसी वेबसाइट से दोस्तों आप ट्रेन का टिकट काट सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित। सो दोस्तों परिवहन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना हो, लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना हो, PUC डाउनलोड करना हो, तो इन सभी के लिए दोस्तों एक पोर्टल आता है www.parivahan.gov.in। इसी वेबसाइट से दोस्तों आप परिवहन का सारे काम कर सकते हो। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं PF से संबंधित। PF से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे PF क्लेम करना हो, UNN नंबर जानना हो, तो ये सारे काम आप www.epfo.gov.in इसी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं PM किसान से संबंधित कार्य। PM किसान से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए दोस्तों पोर्टल होता है www.pmkisan.gov.in। उसके बाद अब हम बात करते हैं सभी प्रकार के जॉब फॉर्म से संबंधित कार्य। सो दोस्तों जितने भी तरह के जॉब आते हैं उनका फॉर्म अप्लाई करना है, उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए एक पोर्टल आता है www.sarkariresult.com। ये सारे काम आप इसी पोर्टल से कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे किसान का रजिस्ट्रेशन करना हो, फसल अनुदान का फॉर्म डालना हो, डीजल अनुदान का फॉर्म अप्लाई करना हो, तो इनके लिए एक पोर्टल आता है www.agriculture.gov.in। इसी पोर्टल से ये सारे काम आप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं UTI पैन से संबंधित कार्य। तो UTI पैन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो काम आप www.utiitsl.com से कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं NSDL पैन से संबंधित कार्य। सो दोस्तों NSDL पैन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना हो, पैन कार्ड में करेक्शन करना हो, पैन कार्ड को रीप्रिंट करना हो, तो ये सारे काम आप www.nsdl.com से कर सकते हो। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ई श्रम कार्ड से संबंधित कार्य। सो दोस्तों आपको न्यू ई श्रम कार्ड अप्लाई करना हो, और ई श्रम कार्ड से ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप www.ishram.gov.in इसी पोर्टल से आप कर सकते हो। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार लेबर कार्ड से संबंधित कार्य। तो बिहार लेबर कार्ड से संबंधित कार्य के लिए एक पोर्टल आता है bocw.bihar.gov.in। तो आप इसी पोर्टल से ये काम कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं बिहार यूनिवर्सिटी से संबंधित कार्य। तो बिहार यूनिवर्सिटी से संबंधित कार्य के लिए एक पोर्टल आता है www.brabu.net। तो आप इसी पोर्टल से बिहार यूनिवर्सिटी से संबंधित सारे काम को आप कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित कार्य। सो दोस्तों मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो आप www.lnmu.com से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमेज रिसाइज से संबंधित, PDF रिसाइज से संबंधित, सिग्नेचर रिसाइज से संबंधित। ये सारे काम आप दोस्तों www.sarkaritools.com से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार बोर्ड 10th से संबंधित कार्य। सो दोस्तों बिहार बोर्ड 10th से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए दोस्तों पोर्टल आता है www.beseb.bih.nic.in। तो इसी वेबसाइट से दोस्तों आप 10th का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, और ऐसे कई तरह के नोटिफिकेशन होते हैं जो आप देख सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं बिहार बोर्ड 12th से संबंधित। सो दोस्तों इसके लिए पोर्टल आता है www.biharbord
ofssbihar.in। सो दोस्तों इसी पोर्टल से आप बिहार बोर्ड 12th का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो और ऐसे कई तरह के नोटिफिकेशन होते हैं जो आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन छात्रवृत्ति से संबंधित कार्य। सो दोस्तों अगर आप मैट्रिक 12th और ग्रेजुएशन पास करते हो तो उसके लिए छात्रवृत्ति का अप्लाई होता है। उसके लिए दोस्तों एक पोर्टल आता है www.meghasoft.gov.in। इसी पोर्टल से दोस्तों आप इन सारे छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों कुछ यह था वो फ्री इम्पोर्टेंस पोर्टल एंड उसका वेबसाइट लिंक जो आपको पता ही होना चाहिए। ये आपको शुरुआती समय में बहुत ही हेल्पफुल करेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्राहक से किस काम का कितना पैसा लेना चाहिए। सो दोस्तों जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो यह चीज़ आपको ज़रूर ही पता होनी चाहिए कि हम कस्टमर से किस सर्विस का कितना पैसा ले सकते हैं। चलिए अब हम वो भी एक एक करके देख लेते हैं। सो दोस्तों आपको एक साइड में सर्विस नेम देखने को मिल जाएगा और एक साइड में आपको प्राइस लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम सभी को एक एक करके देख लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है ब्लैक एंड वाइट जीरोक्स। सो दोस्तों अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है एंड ब्लैक एंड वाइट का जीरोक्स करवाता है तो आपको कस्टमर से, उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे कलर जीरोक्स का। अगर दोस्तों आपके पास कोई कस्टमर आता है और कलर जीरोक्स करवाता है तो भी आपको कस्टमर से 5 रुपया का ही चार्ज करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट प्रिंट का। अगर दोस्तों आपके पास कोई कस्टमर PDF लेके आता है और वो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करवाता है तो आपको कस्टमर से 5 रुपया का ही चार्ज करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कलर प्रिंट PDF का। अगर दोस्तों आपके पास कोई PDF लेके आता है और उसको कलर में प्रिंट करवाता है तो आपको कस्टमर से 10 रुपया का चार्ज करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो का। सो दोस्तों आपके पास कस्टमर आता है, सो दोस्तों आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो का 30 रुपया का चार्ज कर सकते हो और 30 रुपया में आप 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना करके कस्टमर को दे सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं ID कार्ड लेमिनेशन का। सो दोस्तों जितने भी तरह के ID कार्ड होते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सभी छोटे छोटे ID कार्ड होते हैं। तो आप लेमिनेशन करते हैं तो आपको कस्टमर से 10 रुपया का चार्ज करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं A4 लेमिनेशन सिंपल का। तो दोस्तों जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं और उसको रोल वाला पन्नी से लेमिनेशन करते हैं तो आपको कस्टमर से 10 रुपया का ही चार्ज करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं A4 लेमिनेशन हार्ड। अगर दोस्तों आप A4 साइज डॉक्यूमेंट का लेमिनेशन करते हैं हार्ड वाला पन्नी से तो आपको कस्टमर से 20 रुपया का चार्ज करना है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आधार कार्ड प्रिंट एंड लेमिनेशन। अगर दोस्तों आपके पास कोई कस्टमर आता है और आधार कार्ड डाउनलोड करके, प्रिंट करके और लेमिनेशन करके देते हैं तो आपको कस्टमर से 50 रुपया का चार्ज करना है। उसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैन कार्ड प्रिंट एंड लेमिनेशन का। सो दोस्तों आप पैन कार्ड प्रिंट एंड लेमिनेशन करते हैं तो भी आपको कस्टमर से 50 रुपया का ही चार्ज करना है। सेम उसी प्रकार से अगर आप वोटर कार्ड प्रिंट करते हैं एंड उसका लेमिनेशन करके देते हैं तो आपको कस्टमर से 50 रुपया का ही चार्ज करना है। उसके बाद दोस्तों आपके शॉप पे कोई कस्टमर आता है और राशन कार्ड प्रिंट करवा के लेमिनेशन करवाता है तो आपको कस्टमर से 30 रुपया का चार्ज करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं पैन कार्ड अप्लाई का। तो दोस्तों आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप कस्टमर से 150 से लेकर के 200 रुपया का चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यू वोटर कार्ड अप्लाई का। तो आप न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप कस्टमर से 100 रुपया तक का चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कैश विड्रॉल का। सो दोस्तों आप कस्टमर का पैसा निकालते हैं अंगूठा से लगा करके तो आप 1000 रुपया पे 10 रुपया का चार्ज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप कस्टमर का कैश डिपॉजिट करते हैं या मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आप 1000 रुपया पे 10 रुपया का चार्ज इजीली कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑल ऑनलाइन फॉर्म। जितने भी तरह के ऑनलाइन का फॉर्म होते हैं जैसे जॉब फॉर्म हो गया, उसका आप काम करते हैं तो आप कस्टमर से 100 रुपया तक का चार्ज कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ यह था जनसेवा केंद्र से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स जो मैंने आज के इस वीडियो में क्लियर किया है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।